हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखा है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कुछ क्वेश्चन्स यानी और आपका यूपी एसआई का एग्ज़ाम भी मार्च में है, उसको देखते हुए भी कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स, कुछ टॉपिक्स आपके लिए लाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सहूलियत होगी, सब कुछ कवर हो पा रहा होगा आप लोगों का, यही आशा कर सकता हूँ मैं। और आप लोग बताइए कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? अब तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी बहुत काफ़ी नज़दीक है। तो देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये बोल रहा है अनुच्छेद 89 के फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो जो हमारा किसका भैया जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 89 का फर्स्ट 89 का एक अनुच्छेद कहता है भाई। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति देखिए क्या क्या हो सकता है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, तो दूसरा उच्चतम पदाधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं रहता है, मतलब उपराष्ट्रपति से संबंधित उनके पास में कोई भी कामकाज नहीं रहता है दोस्तों। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित है, किसी कारण से बाहर है और उसके जो कार्य हैं तो उनको कौन निर्वहन करेगा उसका? तो हमारा उपराष्ट्रपति करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति की पदत्याग, अपद स्थिरीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में भी काम ये करता है। ये ध्यान रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन। देख लेते हैं केंद्रीय परिषद से। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रावधान प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री करेगा। और जो मंत्री परिषद होगी उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है तो कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है भाई कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान, जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखना, रक्षा मंत्री मत लगा आना। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। बना सकते हैं उप प्रधानमंत्री, लेकिन संविधान में कहीं भी प्रावधान उसका दोस्तों नहीं है। मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन, जो मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। मतलब दोस्तों क्या है कि मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, उसको मंत्री बनाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके के में भी आ जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। कौन थे दोस्तों? आर के षणमुखम चेट्टी। ये ध्यान रखेंगे, षणमुखम चेट्टी ध्यान रखेंगे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट, केंद्रीय बजट कब पेश हुआ था? तो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। और 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का जो केंद्रीय बजट था किसने पेश किया था दोस्तों? आर के षणमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था।
आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 35 2 का 3, अनुच्छेद 35(2) का तीसरा, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल इसी अनुच्छेद में किया गया है। अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 35 के 2 के 3 में, 35 के 2 के 3 में मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? जो हमारा केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है वो किसके अधीन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ध्यान रखना। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो कैबिनेट सचिव कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव, ठीक है। और सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो बताइए, भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो आर्टिकल 75 नियुक्ति और पदच्युति को करता है कौन? 75। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना भाई मंत्री परिषद की प्रावधान। आगे देखते हैं अनुच्छेद 75 का 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? 75 के फर्स्ट में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन करता किसके सलाह पर है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75 का 2 क्या कहता है दोस्तों? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ऑप्शन में दे देगा कि बताइए जो मंत्री हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के तीसरे के तहत, ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 5 अगर बात करते हैं कौन से भाग की? भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3, 75 के 3 के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? सब लोगों को पता हुआ है, तो 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए भैया? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भैया? 30 वर्ष। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, इनको आप याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो ऐसे कौन व्यक्ति थे जो अपने शासनकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे भाई? तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे भैया? चौधरी चरण सिंह। 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल था, जुलाई 1979 से 1980 तक। महान्यायवादी और सीएजी कैग है नी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है नी। तो भारतीय सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारतीय सरकार का कानूनी सलाहकार बताइए भाइयों, अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं भाई, और लोग भी होते हैं, जैसे कि सोलिसिटर जनरल। कौन दोस्तों? सोलिसिटर जनरल। सीनियर होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, और उसके जूनियर अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए होते हैं सोलिसिटर जनरल कहा जाता है, या महान्यायभिकर्ता। क्या कहा जाता है? महान्यायभिकर्ता कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल होता है। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कैग का कार्यकाल कितने का होता है? 6 वर्ष होता है वैसे तो दोस्तों, लेकिन अगर उम्र 65 वर्ष हो गई है और चाहे 2 साल कार्यकाल किया है उन्होंने, चाहे 3 साल कार्यकाल रहा है, जब ही रिटायर हो जाएंगे भाई वो। तो या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो जाए भाई, ठीक है, ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी का कार्यकाल। सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, तो सीएजी को राष्ट्रपति नहीं पदच्युत करता है, बल्कि जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, देख लो दोस्तों, जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से कैग को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकता भाई कैग को, ध्यान रखना। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। जबकि देखो कैग की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्ति करता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करता है दोस्तों? 148 के फर्स्ट के द्वारा, 148 के फर्स्ट के द्वारा राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है 148। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति तक राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, मतलब ये दोस्त कि भारत सरकार में जो भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार में किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राज्य सरकार में किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। कौन? महालेखा नियंत्रक परीक्षक। ठीक है। भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में। पूछ लेगा आपसे, लोक वित्त संरक्षक के रूप में कौन कार्य करते हैं दोस्तों? तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में भारत के सीएजी कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक काम करते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी, अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी? अगर टीका टिप्पणी कर सकते हैं भाई किसके ऊपर? कैग के ऊपर, तो संसद की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? संसद की जिम्मेदारी। किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है? बताइए, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं? तो महान्यायवादी, एजी, अटॉर्नी जनरल। याद है दोस्तों? 76 अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आप कंफ्यूज ना हो जाए, सब चीजें लिख रखी हैं। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ध्यान रखना दोस्तों, वहां पे कुछ भी लिखा हुआ सकता है। योग्यता देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर एजी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है योग्यता रखता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए पॉलिटी में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।